सातवाहन युग। राजनीतिक इतिहास। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे बड़े देशी उत्तराधिकारी हुए शुंग और उसके बाद कव दक्कन और भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए, हालांकि बीच में करीब 100 वर्षों का व्यवधान हुआ। सातवाहन और पुराणों में उल्लिखित आंध्र एक ही माने जाते हैं। पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन शासन का नहीं। दूसरी ओर, सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर लाल मृदभांड, काला व लाल मृदभांड और गेरुआ लेपित चित्रित मृदभांड के पाए जाने से प्रमाणित होता है। इनमें से अधिकांश बस्तियां लोहे का इस्तेमाल करने वाले उन महापाषाण निर्माताओं से संबद्ध हैं जो उत्तर से आने वाली भौतिक संस्कृति के साथ संपर्क के फलस्वरूप नए नए कार्यकलापों की ओर प्रेरित हुए होंगे। लोहे के फाल का प्रयोग, धान की रोपनी, नगरीकरण, लेखन कला आदि के आगमन से सातवाहनों के द्वारा राज्य के गठन के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। कुछ पुराणों के अनुसार आंध्रों ने कुल मिलाकर 300 वर्षों तक शासन किया और यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं। उसी समय उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की। आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र में नहीं, बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित की, जहां अभी महाराष्ट्र में बढ़िया और तरह तरह की फसल होती है। धीरे धीरे सातवाहनों ने अपनी सत्ता का विस्तार कर्नाटक और आंध्र पर किया। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी शक थे जिन्होंने अपनी सत्ता दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित की थी। ऐसी भी अवस्था आई जब शकों ने सातवाहनों को महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के अंदर पड़ने वाले उनके राज्य क्षेत्र से बेदखल कर दिया। लेकिन सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमीपुत्र शातकर्णी 106-130 शून्य फिर वापस लाया। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया और अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया। उसका दावा है कि उसने क्षहरात वंश का नाश किया क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। उसका यह दावा सही है क्योंकि नहपान के जो 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास मिले हैं उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह हैं। उसने मालवा और काठियावाड़ पर भी अधिकार जमा लिया जो शकों के अधीन थे। ऐसा लगता है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। संभवतः आंध्र पर भी उसका आधिपत्य था। गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारियों ने 200 BC शून्य तक राज किया। इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वासिष्ठीपुत्र पुलुमाइन 130-154 शून्य के सिक्के और अभिलेख आंध्र में पाए गए हैं, जो बताते हैं कि यह क्षेत्र दूसरी सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का अंग बन चुका था। उसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन्या प्रतिष्ठान में बनाई। शकों ने कोंकण समुद्र तट और मालवा पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों के साथ पुनः संघर्ष छेड़ दिया। सौराष्ट्र काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130-185 शून्य ने सातवाहनों को 2 बार हराया, मगर वैवाहिक संबंध के कारण उनका नाश नहीं किया। बाद के सातवाहन राजा यज्ञश्री शातकर्णी 165-194 शून्य ने उत्तर कोंकण और मालवा को शक शासकों से वापस ले लिया। वह व्यापार और जलयात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो जलयात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। भौतिक संस्कृति के पहलू। सातवाहन काल में दक्कन की भौतिक संस्कृति में स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट्य दोनों का मिश्रण है। दक्कन के महापाषाण निर्माता लोहे का इस्तेमाल और खेती दोनों से परिचित थे। यद्यपि लगभग 200 शून्य के पहले हम लोहे के बने कुछ फावड़े पाते हैं, तथापि ऐसे औजारों की संख्या ईसा की आरंभिक 2-3 सदियों में काफी बढ़ी। महापाषाण अवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अंतर इतना ही है कि फावड़ों में मूठ अच्छी तरह और पूरी तरह लग गए थे। मूठ वाले फावड़े के अतिरिक्त हंसिए, कुदालें, हल के फाल, कुल्हाड़ियां, बसूले, उस्तरे आदि उत्खनित स्थलों के सातवाहन स्तरों में पाए गए हैं। चूरदार और मूठ वाले बाणाग्र में और कटारें भी मिली हैं। करीमनगर जिले में एक उत्खनित स्थान पर लोहार की एक दुकान भी मिली है। सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लोहयस्कों का उपयोग किया होगा, क्योंकि पता चला है कि इन दोनों जिलों में महापाषाण काल में लोहे की खदानें थीं। ईसा से पूर्व की और बाद की सदियों में कोलार के स्वर्ण क्षेत्र में सोने की प्राचीन खदानों के प्रमाण मिले हैं। सातवाहनों ने सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। उनके सिक्के अधिकांश सीसे लेड के हैं जो दक्कन में पाए जाते हैं। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाई। उत्तरी दक्कन में ईसा की आरंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह आने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के चलाए। लगता है सातवाहन और इक्ष्वाकु दोनों ने दक्कन के खनिज स्रोतों का उपयोग किया। दक्कन के लोग धान की रोपनी जानते थे और शुरू की 2 सदियों में कृष्णा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र, खासकर दोनों नदियों के मुहानों का क्षेत्र, चावल का विशाल भंडार हो गया था। दक्कन के लोग कपास भी उपजाते थे। विदेशी विवरणों में आंध्र को कपास उत्पादन के लिए मशहूर बताया गया है।
इस प्रकार दक्कन के बड़े हिस्से में अत्यंत उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी। प्लिनी के अनुसार आंध्र राज्य की सेना में 1 लाख पैदल सिपाही, 2000 घुड़सवार और 1000 हाथी थे। इससे सिद्ध होता है कि काफी ग्रामीण आबादी रही होगी और वह इतनी बड़ी सेना के पोषण के लायक पर्याप्त अनाज पैदा करती रही होगी। उत्तर के संपर्क से दक्कन के लोगों ने सिक्के, पकी ईंट, छल्लेदार कुआं, लेखन कला आदि का प्रयोग सीखा। भौतिक जीवन के ये अंग 300 ईशून्य पूर्व तक उत्तर भारत में काफी महत्वपूर्ण हो चुके थे, किंतु दक्षिण में इनका महत्व 2 सदी के बाद बढ़ा। करीमनगर जिले के पैड्डबनकुर 200 ईशून्य पूर्व -200 ईशून्य में पकी ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेददार खपड़े का प्रयोग पाते हैं। इन सबों से निर्माण में टिकाऊपन आया होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस स्थल पर पाए गए हैं। इनसे घनी आबादी के विकास में सुविधा हुई होगी। हम जमीन के अंदर बनी ढकी हुई नालियां भी पाते हैं जिनसे गंदा पानी गड्ढों में जाता था। महाराष्ट्र में नगर ईसा पूर्व पहली सदी से दिखाई देते हैं, जब हम कई तरह के शिल्प पाते हैं। इनका प्रसार पूर्वी दक्कन में 1 शताब्दी के बाद हुआ। प्लिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन में आंध्र देश में बहुत सारे गांवों के अलावा दीवार से घिरे 30 में नगर थे। इस क्षेत्र में दूसरी और तीसरी सदियों में कई नगर थे। इसकी जानकारी अभिलेखों और उत्खननों से मिली है। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। ये सभी पूर्वी दक्कन में गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में लगभग 1 सदी बाद दिखाई देते हैं। सामाजिक संगठन। लगता है कि सातवाहन दक्कन की किसी जनजाति के लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना लिए गए थे। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्णीय 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्णसंकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। संभवतः वर्णसंकर का यह संकट शकों के प्रवेश से तथा दक्कन में रहने वाले जनजातीय लोगों के सती ब्राह्मणीकरण से उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन जब शकों और सातवाहनों के बीच वैवाहिक संबंध होने लगे तब शकों का क्षत्रिय के रूप में ब्राह्मण समाज में प्रवेश आसान हो गया। इसी प्रकार बौद्ध भिक्षुओं ने देशी जनजातीय लोगों का बौद्धीकरण किया। इस कार्य के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देकर प्रेरित किया गया कि वे पश्चिमी दक्कन में जनजातीय लोगों के बीच बस जाएं। इस बात के संकेत मिलते हैं कि व्यापारी वर्ग बौद्ध भिक्षुओं की सहायता करता था, क्योंकि आरंभिक बौद्ध गुहाएं व्यापार मार्गों पर ही मिली हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही हुए, हालांकि भिक्षुओं के लिए इस प्रकार के अनुदान के उदाहरण अधिक मिलते हैं। शासन करना धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रियों का कर्तव्य है, परंतु सातवाहन शासकों ने अपने को ब्राह्मण कहा। गौतमीपुत्र तो गर्व से कहता है कि सच्चा ब्राह्मण वही है। चूंकि आंध्रों को आरंभिक सातवाहनों से अभिन्न माना गया है, अतः संभव है कि वे दोनों एक ही स्थानीय जनजाति के थे और उन्होंने ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिया था। उत्तर के कट्टर ब्राह्मण लोग आंध्रों को वर्णसंकर मानकर हीन समझते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि आंध्र लोग जनजातीय मूल के थे, जिन्हें हिंदू समाज के अंतर्गत मिश्रित जाति के रूप में लाया गया। शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वणिक और शिल्पी सामने आए। वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम में जोड़ने लगे। शिल्पी और वणिक दोनों ने बौद्ध धर्म के निमित्त उदारतापूर्वक दान दिए। उन्होंने स्मारक और शिलापट्टिकाएं स्थापित की। शिल्पियों में गंधिकों का उल्लेख दाताओं के रूप में बार बार आया है। गंधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे। बाद में इस शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और हर प्रकार के दुकानदारों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। आज का उपनाम गांधी इसी प्राचीन शब्द से निकला है। सातवाहनों के बारे में सबसे दिलचस्प ब्यौरा उनके पारिवारिक ढांचे से संबद्ध है। उत्तर भारत के आर्यों के समाज में पिता का महत्व माता से अधिक था, और अब तक हम उत्तर भारत के जिन राजाओं की चर्चा कर चुके हैं वे सभी पितृतंत्रात्मक समाज के थे। परंतु सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमीपुत्र, वासिष्ठीपुत्र आदि नाम बताते हैं कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। आजकल प्रायद्वीपीय भारत में पुत्र के नाम में केवल पिता के नाम का अंश जोड़ने की परंपरा है, माता के नाम का इसमें कोई स्थान नहीं है। इससे पितृतांत्रिक प्रभाव लक्षित होता है। रानियों ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान किए और कई रानियों ने तो प्रतिशासक रीजेंट के रूप में भी काम किया। किंतु सारता सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। प्रशासनिक ढांचा। सातवाहन शासकों ने धर्मशास्त्रों में बताए गए राजा के आदर्श पर चलने का प्रयास किया। राजा धर्म का संरक्षक होता था। उसमें कुछ दैवी गुणों का होना माना जाता था। सातवाहन राजा को इस प्रकार दिखलाया जाता था जैसे उसमें राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि प्राचीन देवताओं के गुण वर्तमान हो। बल और पराक्रम में राजा की तुलना उक्त पौराणिक पुरुषों और दिव्य विभूतियों से की जाती थी। स्पष्टतः ऐसा सातवाहन राजा में देवत्व सिद्ध करने के लिए किया जाता होगा। सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई थीं। उनके समय में जिला को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे।
परंतु सातवाहनों के प्रशासन में हम कुछ खास सैनिक और सामंतिक लक्षण पाते हैं। यह गौर करने की बात है कि सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था। चूंकि दक्कन की जनजातीय लोगों का न तो पूरा ब्राह्मणीकरण हुआ था और न वे अपने को नए शासन के अनुकूल बना पाए थे, इसलिए उन्हें प्रबल सैनिक नियंत्रण में रखना आवश्यक था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा जाता था। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। गोलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था कि वह शांति व्यवस्था बनाए रख सके। सातवाहन शासन का सैनिक चरित्र उसके अभिलेखों में कटक और स्कंधावर शब्दों के आम प्रयोग से स्पष्ट होता है। वे सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे। वे तब तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करते थे जब तक वहां पर राजा स्वयं रहते। इस प्रकार सातवाहन शासन में दमन नीति का प्रमुख स्थान था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा आरंभ की। जो आबाद भूमि और ग्रामदान में दिए जाते थे उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों के और हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त घोषित कर दिया जाता था। अतः दान किए गए ऐसे क्षेत्र सातवाहन राज्य के भीतर छोटे छोटे स्वतंत्र द्वीप जैसे बन गए। संभवतः बौद्ध भिक्षु भी अपने निवास क्षेत्र में लोगों को शांति और सदाचरण के नियमों का पालन करने तथा राजसत्ता और सामाजिक व्यवस्था का आदर करने का उपदेश दिया करते थे। बेशक वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ब्राह्मणों की मदद मिली और इससे समाज में स्थिरता आई। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थीं। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था और उसे सिक्का ढालने का अधिकार रहता था। द्वितीय श्रेणी का महाभोज कहलाता था और तृतीय श्रेणी का सेनापति। ऐसा लगता है कि इन सामंतों को अपने अपने इलाकों में कुछ प्रभुत्व प्राप्त था। धर्म। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का नेतृत्व किया। आरंभ से ही राजाओं और रानियों ने अश्वमेध, वाजपेय आदि वैदिक यज्ञ किए। वे कृष्ण, वासुदेव आदि जैसे बहुत से वैष्णव देवताओं के भी उपासक थे। यज्ञानुष्ठानों में ब्राह्मणों को उन्होंने प्रचुर दक्षिणा दी। फिर भी सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्रामदान दे देकर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का बोलबाला था, खासकर शिल्पियों के बीच। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंड और अमरावती नगर सातवाहनों के शासन में और विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पश्चिमी दक्कन के नासिक और जुन्नर क्षेत्रों में भी संभवतः व्यापारियों का संरक्षण पाकर बौद्ध धर्म फूला फला। वास्तुकला। सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काट काट कर अनेक चैत्य और विहार बनाए गए। वस्तुतः यह प्रक्रिया 200 ईशून्य पूर्व के आसपास लगभग 1 शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी। चैत्य बौद्धों के मंदिर का काम करता था और विहार भिक्षु निवास का चैत्य अनेकानेक पायों पर खड़ा बड़ा हॉल जैसा होता था और विहार में एक केंद्रीय शाला होती थी जिसमें सामने के बरामदे की ओर एक द्वार रहता था। सबसे मशहूर चैत्य है पश्चिमी दक्कन में कार्ले का। यह लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह विशाल शिला वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। विहार चैत्यों के पास बनाए गए। उनका उपयोग वर्षाकाल में भिक्षुओं के निवास के लिए होता था। नासिक में 3 विहार हैं। चूंकि उनमें नहपान और गौतमीपुत्र के अभिलेख हैं, इसलिए प्रतीत होता है कि वे ईसा की पहली दूसरी शताब्दियों के हैं। शिलाखंडीय वास्तुकला आंध्र में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी पाई जाती है, परंतु यह क्षेत्र वस्तुतः स्वतंत्र बौद्ध संरचनाओं के लिए मशहूर है। ये संरचनाएं अधिकतर स्तूप के रूप में हैं। इनमें अमरावती और नागार्जुनकोंड के स्तूप सबसे अधिक मशहूर हैं। स्तूप गोल स्तंभाकार ढांचा है जो बुद्ध के किसी अवशेष के ऊपर खड़ा किया जाता था। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईशून्य पूर्व में आरंभ हुआ, किंतु ईसा की दूसरी सदी के उत्तरार्ध में आकर वह पूर्ण रूपेण निर्मित हुआ। इसका गुंबज नींव के आर पार 53 मीटर है और इसकी ऊंचाई 33 मीटर मालूम होती है। अमरावती का स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है। इनमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य उकेरे हुए हैं। नागार्जुनकोंड सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में अपने उत्कर्ष की चोटी पर था। यहाँ केवल बौद्ध स्मारक ही नहीं, बल्कि सबसे पुराने ईंट के बने हिंदू मंदिर भी हैं। यहाँ लगभग 2 दर्जन विहार दिखाई देते हैं। अपने स्तूपों और महाचैत्यों से अलंकृत यह स्थान ईसा की आरंभिक सदियों में मूर्तिकला में सबसे ऊंचा प्रतीत होता है। भाषा। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, जैसा कि हम अशोक के काल में देख चुके हैं। हो सकता है कि कुछ सातवाहन राजाओं ने प्राकृत में पुस्तकें भी लिखी हों। प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशई या गाथाक्षति हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है। इसमें 700 श्लोक हैं जो सभी प्राकृत में हैं, किंतु लगता है कि इसका अंतिम परिमार्जन बहुत दिनों के पश्चात संभवतः ईसा की 6ठी सदी के बाद किया गया है। सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। महापाषाणिक मेगालिथिक पृष्ठभूमि। प्रागैतिहासिक युग के पश्चात कई वस्तुओं से ऐतिहासिक युग का आरंभ होता है।
ये फाल वाले हल से खेती करने वाले ग्रामीण समुदायों का बड़े पैमाने पर बसना, राजतंत्र का गठन, सामाजिक वर्गों का पनपना, धातु के सिक्के का प्रयोग, लेखन कला का प्रचलन, लिखित साहित्य का आरंभ। इनमें से कोई भी बात भारतीय प्रायद्वीप के सिरे पर, जिसका केंद्र स्थल है कावेरी डेल्टा अंचल, ईसा पूर्व दूसरी सदी तक नहीं पाई जाती है। इस समय तक इस प्रायद्वीप के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता, मेगालिथ बिल्डर कहलाते हैं। उनका पता हमें उनकी बस्तियों से नहीं चलता, जो बहुत ही कम मिलती हैं, बल्कि उनकी कब्रों से चलता है जो महापाषाण मेगालिथ कहलाती हैं। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थिपंज ही बल्कि मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती हैं। वे लोग कई तरह के मृदभांडों का प्रयोग करते थे जिनमें लाल मृदभांड भी शामिल हैं। लेकिन काला व लाल मृदभांड उन लोगों में अधिक प्रचलित मालूम पड़ते हैं। अवश्य ही शव के साथ कुछ वस्तुओं को भी दफनाने की प्रथा इस विश्वास पर चली होगी कि मृतात्मा को परलोक में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती होगी। इन वस्तुओं से हमें उनकी जीविका के स्रोतों का आभास मिलता है। हम उनके बाणाग्र, बर्छे की नोक, फावड़े तथा हंसिया पाते हैं। ये सभी लोहे के बने हैं। महापाषाण कब्रों में त्रिशूल भी पाते हैं जो बाद में शिव के साथ जुड़ गया। फिर भी इन कब्रों में खेती के औजार कम पाते हैं, लड़ाई और शिकार के हथियार अधिक। इससे लक्षित होता है कि महापाषाणिक लोग उन्नत खेती नहीं करते थे। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के सारे ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जमाव पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईशून्य पूर्व से माना जा सकता है, लेकिन कई मामलों में महापाषाण अवस्था ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 1ली सदी तक कायम रही मालूम पड़ती है। कुछ बातों में तो यह अवस्था ईसवी सन की आरंभिक सदियों तक टिकी सी लगती है।